हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर होगा ऑन इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज एंड कैविएट एम्प्टर। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट एक्सप्रेस कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। आज हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये सारा जो 7 इम्प्लाइड कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल नहीं होगा, अगर इसका ब्रीच होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ द बायर कैन repudiate द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स he can terminate or cancel or reject the contract, and he can also claim for damages. जो भी डैमेज होगा because of the breach of these conditions, buyer can claim those damages. तो पहला है condition as to title। यहाँ पे जो भी सेलर है, अगर वो गुड्स दे रहा है तो वो गुड्स का क्लियर टाइटल होना चाहिए सेलर के पास, यानी कि वो उसके पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो गुड्स वो बेच रहा है वो एक्चुअली में वो चोरी कर लाया है, दैट मीन्स वो एक्चुअल ओनर नहीं है वो गुड्स का। ठीक है, तो इस केस में ब्रीच होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशंस होगा एज टू टाइटल। तो एक केस है रोलैंड वर्सेस दिवाल। यहाँ पे क्या था कि रोलैंड ने गुड्स खरीदा था दिवाल से। वो गुड था कार, और कार एक्चुअली में वो स्टोलन कार था। दिवाल के पास वो क्लियर टाइटल नहीं था कार का, वो डिफेक्टिव टाइटल था। दिवाल का वो गुड्स था ही नहीं, वो चोरी किया और वो गुड्स बेचा था रोलैंड को। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, सिंस ये टाइटल जो है वो क्लियर नहीं था, तो इस केस में रोलैंड ने जो भी अमाउंट दिया है दिवाल को फॉर द कार, ही कैन रिकवर इट। तो वही है, यहाँ पे कंडीशन एज टू टाइटल क्लियर रहना चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ डिफेक्टिव टाइटल। सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो भी गुड्स के बारे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है टू द बायर, गुड्स को वैसा ही होना चाहिए डिलीवर होने के बाद। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्शन कुछ और दिया गया है और बायर के पास जो गुड्स आया वो कुछ और है। तो एक केस था शेपर्ड वर्सेस केन। यहाँ पे क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना था, और जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो था शिप। ठीक है, वो था शिप। और इसमें था कि जो शिप है वो उसका जो वेसल है दैट शुड बी ऑफ कॉपर, ये डिस्क्रिप्शन था। और बायर इसी कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर किया था कि जो शिप है उसका जो वेसल है दैट शुड बी ऑफ अ कॉपर मटेरियल। ठीक है, कॉपर। लेकिन जब वो शिप डिलीवर हुआ, बायर को मिला, तो पता चला कि वो कॉपर का नहीं है, वो स्टील का है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कुछ और था एंड गुड्स जो मिला वो कुछ और है। तो यहाँ पे द बायर हैज द राइट टू रिजेक्ट और रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है सेल बाय सैंपल। तो सेल बाय सैंपल में क्या है कि जो भी सैंपल दिखा रहा है सेलर बायर को, वो सैंपल मैच होना चाहिए एक्चुअल गुड्स से। अगर फॉर एग्जांपल बायर को कॉटन का कपड़ा चाहिए, प्योर कॉटन क्लॉथ, ठीक है, और जो सेलर है उसको सैंपल दिखाया कपड़ा का, वो प्योर कॉटन है, बायर एग्री कर लिया, ठीक है ये प्योर कॉटन है, आप भेज दीजिए मेरे यहाँ 4 रोल्स। ठीक है, 4 रोल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो वो जब डिलीवर हुआ कपड़ा तो पता चला कि वो प्योर कॉटन है ही नहीं, वो कॉटन है बट इट इज नॉट अ प्योर कॉटन जो सैंपल में दिखाया गया था। तो यहाँ पे भी बायर के पास राइट है कि ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच करना चाहिए। ऐसा है सिचुएशन कि सेलर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है और सैंपल भी दिखाया है साथ में, और जब गुड्स मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है या फिर सैंपल से मैच नहीं कर रहा है, तो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज मैच करना चाहिए, सैंपल भी जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, दैट शुड मैच विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ, और डिस्क्रिप्शन भी। फिफ्थ है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो इस केस में क्या होता है कि यूजुअली बायर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ध्यान दे कि जो भी क्वालिटी, जो भी सामान वो ले रहा है उसका क्वालिटी सही है या नहीं, या फिट है या नहीं वो क्वालिटी, वो सामान। ठीक है, तो ये आता है आपका अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि बायर को ये ध्यान में रखना है, बायर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी क्वालिटी वो ले रहा है वो क्वालिटी चेक करे और ध्यान दे कि क्वालिटी सही है या नहीं, उसका फिटनेस सही है या नहीं। ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 16 में ये दिया हुआ है कि सेलर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अंडर दिस कंडीशन। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
पहला तो ये है कि बायर अगर सेलर को बोला कि उसको किसी पर्पस के लिए गुड्स चाहिए और सेलर उसको सही गुड्स नहीं दिया। फॉर एग्जांपल अगर बायर को चाहिए रेसिंग बाइक और सेलर उसको दिया नॉर्मल बाइक जिससे रेस नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे उस फिट नहीं हो रहा है बायर का पर्पस को, तो यहाँ पे ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस केस में क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि सेलर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, जबकि बायर उसको कहा था कि ही वांटेड दैट द गुड्स फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, और उस पर्पस को फिट नहीं किया जो भी सेलर गुड्स दिया, तो यहाँ पे ब्रीच होगा। दूसरा और एक कंडीशन है इसका एज टू क्वालिटी और फिटनेस, उसमें ये है कि अगर बायर पूरे स्किल्स एंड जजमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, सेलर का स्किल्स एंड जजमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको अच्छा क्वालिटी या अच्छा गुड्स दे सेलर को, सॉरी बायर को। तो ये भी आ जाता है इसका दूसरा कंडीशन। और थर्ड ये है कि सेलर जो भी डिस्क्राइब करके गुड्स को सप्लाई कर रहा है टू द बायर, वो सही होना चाहिए, वो उसका पर्पस को फिट होना चाहिए, बायर का पर्पस को फिट होना चाहिए। सिक्स्थ है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो मर्चेंटेबिलिटी में क्या होता है, जो सेलर है वो जो भी गुड्स दे रहा है बायर को, भले वो ओनर नहीं है, वो मतलब भले वो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो गुड्स का, भले वो प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन अगर वो सेलर जो गुड्स दे रहा है बायर को, वो गुड्स आपका मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो डैमेज पीस नहीं होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसको अगर सपोज एग्जांपल बायर को चाहिए ब्लैक क्लॉथ, ब्लैक वेलवेट क्लॉथ, ठीक है, लेकिन उसको ब्लैक वेलवेट क्लॉथ तो मिला लेकिन वो डैमेज है, डैमेज्ड पीस है, तो उसके पास ये राइट है कि वो रिफ्यूज करे ये कॉन्ट्रैक्ट को, वो रेपुडिएट कर सकता है। 7 है कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी कि होलसमनेस आपका रिलेट करता है बेसिकली ऐसा गुड्स जो ईटेबल हो, ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी गुड्स डिलीवर कर रहा है सेलर टू द बायर, दैट शुड बी फिट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो गुड्स तो वो फिट होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल ए डिलीवर किया बी को 1 लीटर मिल्क, ठीक है, 1 लीटर ऑफ मिल्क ए ने डिलीवर किया बी को, और वो 1 लीटर ऑफ मिल्क में कुछ जर्म्स है जिसका वजह से जो बी है उसकी वाइफ पीकर सिक हो गई या फिर उसका डेथ हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट प्रोडक्ट वाज नॉट फिट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, और ये आपका ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस हो जाएगा। कंडीशंस यहाँ पे कंडीशंस का ब्रीच होगा एंड देन द बायर हैज द राइट टू रेप्यूडिएट और ही कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो हमने इम्प्लाइड कंडीशंस देखा, अब देखते हैं इम्प्लाइड वारंटीज। सो इम्प्लाइड वारंटीज का अगर ब्रीच हुआ तो यहाँ पे जो बायर है वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। हम जब फर्स्ट क्लास में डिफरेंसेस देख रहे थे कंडीशंस एंड वारंटीज का, तो हमने देखा था कि कंडीशंस में बायर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट वारंटीज में ही कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन ओनली क्लेम फॉर द डैमेजेस, ठीक है। और वारंटीज हमने देखा था कि दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ये कोलैटरल होता है, लेकिन जो कंडीशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इट इज एन एसेंशियल स्टिपुलेशन टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये था कंडीशंस का। तो अब देखते हैं इम्प्लाइड वारंटीज में क्या आता है। पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अगर बायर गुड्स खरीद लिया सेलर से, ठीक है, वो पैसा दे दिया, कंसिडरेशन हो गया, ही बॉट द गुड्स, वो पूरा खरीद लिया, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, यानी कि टाइटल ट्रांसफर हो गया, तो अब उसके पास वो गुड्स का पोजीशन है, ठीक है। अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया तो वो जो भी डैमेजेस होगा उसकी वजह से वो क्लेम कर सकता है सेलर से। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ए बी को कार बेचा है, बी ने एक कार के लिए पैसा दे दिया, ए का कार हो गया, बी का कार हो गया, अब ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, बेच दिया उसको, फिर कुछ दिन बाद ए बोल रहा है कि मुझे अपना कार दे दो, मुझे कुछ काम है, फिर आपको वापस वो काम करके आपको कार लौटा दूंगा आपका। वो गया ए, काम करके आया, फिर 2 दिन बाद फिर से वो वही कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसका पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, इसलिए कहा जा रहा है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। तो यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी है, जब भी सेलर बायर को बेच रहा है तो ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है। ये भले वो लोग एक्सप्रेसली बोला नहीं है, ना ही लिख कर बोला है, लेकिन ये इम्प्लाइड है बाय द लॉ कि अगर तुम दे रहे हो दूसरे को गुड्स, तो अब वो उसका पूरा ओनरशिप है उसके पास, उसका पोजीशन है उसमें। उसके बाद जो सेलर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है एंड उसके वजह से जो भी उसको प्रॉब्लम या डैमेजेस हो रहा है, तो द बायर कैन क्लेम फॉर इट। दूसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस का मतलब होता है मॉर्गेज और एनी अदर क्लेम ऑन प्रॉपर्टी और एसेट। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक्स है, एक्स ने वाई को बोला कि मुझे 30,000 का जरूरत है, तुम मुझे 30,000 दो, बदले में मैं तुमको कल अपना कंप्यूटर दे दूंगा एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी तुमको अपना कंप्यूटर दे दूंगा, तुम मुझे 30,000 दो। फिर दूसरे दिन क्या किया एक्स, एक्स वाई को कंप्यूटर नहीं दिया, एक्स जो है वो दूसरे पर्सन को, सपोज जेड को, वो जाके वो कंप्यूटर को बेच दिया। तो यहाँ पे जेड को पता नहीं है कि एक्स और वाई के बीच में ऐसा डीलिंग हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जेड का कोई भी लॉस होगा, कोई भी डैमेजेस होगा, वो क्लेम कर सकता है एक्स से। ठीक है, यही है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो जेड है, उसको ये चीज पता ही नहीं है, उसको बताया ही नहीं गया है कि जो सिक्योरिटी एज अ जो गुड्स उसको बेचा जा रहा है वो बल्कि एज अ सिक्योरिटी दिया गया है दूसरे पर्सन को। तो यही चीज है सेकेंड में, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। थर्ड है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे भी ये वारंटी इम्प्लाइड है कि जो भी गुड्स दे रहा है सेलर बायर को, तो उसका क्वालिटी और फिटनेस सही रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी कैविएट एम्प्टर का एप्लीकेशन है, यानी कि बायर को भी खरीदने से पहले ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी सही है या नहीं। लेकिन फिर भी इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि जो सेलर है उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी वो दे रहा है, गुड्स दे रहा है जो भी वो बायर को, वो उसका क्वालिटी और उसका जो फिटनेस जो है, जो भी जिस पर्पस के लिए बायर ले रहा है, वो उसको फिट करना चाहिए। लास्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो गुड्स है अगर वो हार्मफुल है या फिर वो बहुत डेंजरस है, बायर को उसकी वजह से हार्म हो सकता है, तो ये सेलर को वार्न करना है, ये उसका सेलर का ड्यूटी है। ठीक है, ये इम्प्लाइड वारंटीज, ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड वार्न द बायर अबाउट द अपकमिंग डेंजर। अगर उस प्रोडक्ट की वजह से या वो जो गुड्स वो बेच रहा है उसके वजह से जो भी आ सकता है, वो सेलर का ये राइट है। अगर सेलर को पता है ये चीज तो उसको वो बताना है। अगर वो नहीं बताया तो जो भी डैमेजेस होगा उसके लिए सेलर विल बी लायबल। नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। ये प्रिंसिपल ये बतलाता है कि जब बायर गुड्स खरीद रहा है तो इसका बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करे, उसका क्वालिटी चेक करे, वो ये देखे कि वो गुड्स उसके पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, जिस पर्पस के लिए गुड्स वो खरीद रहा है वो पर्पस के लिए वो सूटेबल है या नहीं वो गुड्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बायर का। अगर इस दौरान उसने बैड सिलेक्शन कर लिया तो इसके लिए वो सेलर को लायबल नहीं कर सकता, वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता अपने बैड सिलेक्शन के लिए। तो ये प्रिंसिपल इसलिए दिया गया है सो दैट बायर केयरफुल रहे वाइल परचेजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गया शोरूम और उसको चाहिए रेसिंग बाइक, और वो अपने ही जजमेंट के अकॉर्डिंग वो किया और वो गलत सेलेक्ट कर लिया और घर आया और देखा कि वो रेसिंग बाइक नहीं है, तो यहाँ पे वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि वो सेलर से पूछा ही नहीं। अगर वो पूछेगा नहीं तो सेलर उसको बताएगा कैसे, उसको कैसे पता चलेगा उसको किस पर्पस के लिए चाहिए। तो यही है कैविएट एम्प्टर में। तो ये सारा कैविएट एम्प्टर का कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि ऐसा केसेस जहां पे बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेकिन सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा केसेस है? पहला है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। तो अगर बायर खुद ही सेलर को शॉप में जाकर बोल रहा है कि मुझे इस पर्पस के लिए सामान चाहिए, मुझे ऐसा क्वालिटी का सामान दिखाइए, तो उस टाइम सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उसको वैसा ही सामान दिखाए जैसा वो मांग रहा है, जैसा वो चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो बायर है वो पूरा डिपेंड कर रहा है सेलर की स्किल्स और जजमेंट्स पे। दूसरा है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी।
तो सेलर जो गुड्स बेच रहा है टू द बायर, वो गुड्स होना चाहिए मर्चेटेबल क्वालिटी का, यानी कि मार्केटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए वो गुड्स में, या कुछ डैमेजेस नहीं होना चाहिए। अगर सेलर कुछ सामान दे रहा है ये बोल कर कि ये गुड्स अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है, मार्केटेबल है, बेचने मतलब वो बेच सकता है, कुछ डिफेक्ट नहीं है इसमें, तो वो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बायर खरीदने के बाद घर जाकर पता चले कि वो गुड्स में डिफेक्टिव है, और वो ऊपर से देखने से नहीं समझ में आ रहा है बायर को, वो घर जाकर जब वो यूज कर रहा है तब उसको रियलाइज हो रहा है उसमें डिफेक्टिव है, तो ऐसे केस में सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। थर्ड है सेल बाय सैंपल। तो ये हमने पहले भी देखा, जो सैंपल दिखाया जा रहा है टू द बायर, उसी सैंपल के अकॉर्डिंग उसको गुड्स भी डिलीवर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सैंपल कुछ और दिखा रहा है और गुड्स जो अल्टीमेटली उसको मिल रहा है बायर को वो कुछ और है। सैंपल और जो गुड्स जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है वो मैच करना चाहिए। फोर्थ है गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सैंपल मैच कर रहा है और डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन वही है जो सेलर बताया बट सैंपल वो नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना है सेलर को कि दोनों चीज मैच करना चाहिए। फिफ्थ है ट्रेड यूसेज। तो ट्रेड यूसेज यानी कि जिस पर्पस के लिए, जिस जो यूज करने के लिए चाहिए बायर को सामान, वो वो प्रोडक्ट उसमें फिट होना चाहिए। अगर सेलर को पता है कि बायर किस पर्पस के लिए खरीदना चाह रहा है वो गुड्स, तो उसको उसके उसी अकॉर्डिंग उसका क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए टू द बायर, या ऑफर करना चाहिए वो गुड्स। सिक्स्थ है सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो अगर सेलर जानबूझ के कुछ डिफेक्ट है गुड्स में, उसको छुपा रहा है, उसको पता है वो गुड्स में खराबी है, फिर भी वो जानबूझकर छुपा रहा है और बायर को दे रहा है सो दैट उसका फायदा हो, वो गुड्स निकल जाए बाजार मार्केट से निकल जाए और वो बायर खरीद ले, तो ऐसे में भी सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अगर गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो बायर को बताए। अगर वो कंसील कर रहा है, वो छुपा रहा है, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। So that's all about conditions and warranties. Thank you everyone.